नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव की जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं। और आधी रात में बीच बारिश में, तेज बारिश में भाषण हुआ और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने लोग यहां पर इकट्ठा हैं। 4 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। दूसरी बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है और 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है फिलहाल के लिए। उसमें 2 सीटें गाजियाबाद और खैर कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई हैं। यानी इंडिया गठबंधन 7 चुनाव लड़ रहा है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे और विश्लेषण सुनेंगे सुशील दुबे सर का कि आखिर क्या कुछ विश्लेषण और किस तरीके से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। सुशील सर, बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। सुशील सर, अब अखिलेश यादव की राजनीति, लोग अभी कुछ देर पहले ये चर्चा करने लगे थे कि अब धार आने लगी है। क्या वाकई वो धार दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक? उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर बात बन गई है, गाजियाबाद और खैर को लेकर, जो कांग्रेस पार्टी में जाएगी। क्या विश्लेषण है सर आपका? अनुज, वक्त होता है, जी। वक्त सब कराता है। कुछ समय पीछे चलो तो दो बड़े नाम सपा में होते थे, बहुत बड़े नाम होते थे। अखिलेश यादव को भतीजा कहा जाता था, बच्चा कहा जाता था, लड़का कहा जाता था। एक नाम प्रोफेसर राम गोपाल का होता था। आदमी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी तो थे ही, थे तो प्रोथा थे, प्रस्तावक थे। और एक उनके छोटे भाई शिवपाल भाई का नाम। सपा में 3 नाम बड़े होते थे, एक आजम खान और एक रामगोपाल प्रोफेसर और एक शिवपाल। पूरी सपा यही, समाजवादी पार्टी यही मानी जाती थी। और अखिलेश यादव, ठीक है। और फिर जो घटनाएं घटी, तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि अखिलेश यादव एकदम से इस लेवल पे और इस रूप में आ जाएंगे कि आज हिंदुस्तान के तीसरे नंबर पार्टी के अध्यक्ष होंगे। कैसे अध्यक्ष बने, किस रूप में बने, कितना। लेकिन सत्ताएं ऐसे ही परिवर्तित होती हैं, लेकिन परिवर्तित सत्ता को अगर आप मैनेज कर लीजिए, परिवर्तित सत्ता को अगर आपने मैनेज कर लिया और अच्छे तरीके से, राजनीति बड़ी कठिन चीज होती है और बड़ी कर्कश भी होती है। तो अगर मुझे लगता है अखिलेश यादव ने 5 सालों में, 10 सालों में अच्छे से मैनेज किया है और उनके पास अब की सलाहकार अच्छे मिल गए हैं। वो वाला नहीं जो कहा जाता था ना कि वो कौन सा, अरे कौन सी गैंग होता था वो, जवानी कुर्बान, जवानी कुर्बान गैंग जो था, उसने जो लोग कहते हैं ना फला, तो अच्छा उस समय पर क्या था, उस समय पर कई गुट बन गए सपा में। तो मैंने कहा राम गोपाल प्रोफेसर का अलग गुट, शिवपाल का अलग गुट, सपा का जो ओरिजिनल था, जो शुरू के जिसमें राजेंद्र चौधरी जो आज भी उनके साथ में चलते हैं, वही चलते हैं केवल, और कोई नहीं दिखता है। वो अलग गुट था, मुलायम सिंह जी वाला सीनियर गुट। और अखिलेश यादव का अपना अलग था जो नौजवान। लेकिन मुझे लगता है सब सम्मिलित कर लिया, सबको मिला लिया और समझ लिया है कि सिस्टम को कैसे, राजनीतिक सिस्टम को कैसे आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सारी, अब आप देखिए कहीं पर भी ना प्रोफेसर रामगोपाल बहुत ज्यादा लाइमलाइट में दिख रहे हैं। ठीक है, राज्यसभा है ना, शिवपाल जी अपने आराम से जो उनका भूमिका है उसको अपना निर्वाह जैसे तैसे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पकड़ कर ली है, एक होता ना पकड़ करना, हम लोगों के इटावा के उसमें कहते हैं पकड़ कर ली है। जो अपहरण होता था, पकड़ होती थी, तो उन्होंने राजनीति में पकड़ कर ली है। और पकड़ का ही ये फर्क हुआ है कि कहीं ना कहीं ये आज देश के एक बड़े नेताओं के, नए बड़े नेताओं के बीच में, ये आगे जो राहुल है, उमर है, तेजस्वी है, अखिलेश है, इस तरीके जो एक नई टीम आ रही है। और फिर एक बात और अखिलेश यादव में बहुत प्लस कर रही है, इनके पिताजी की कमाई जो थी वो बैकवर्ड वोट और मुस्लिम वोट, मुस्लिम का तो सब कार्नर है जो देश में है, अगर उत्तर प्रदेश में है तो देश में भी है। और मुस्लिम का कोई बहुत बड़ा लीडर देश में दिख नहीं रहा है। मौलाना टाइप के लीडर दिख रहे हैं, मौलाना टाइप के दाढ़ी वाले, ऊंचे पजामे वाले सब दिख रहे हैं, वो अलग अलग उसमें है। लेकिन पॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़ा नाम सामने आ नहीं रहा है। तो मुझे लगता है ये गैप कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को फायदा देगा। इसीलिए आज वो यहाँ पर इतनी भरी भीड़ में और ये बरसात में ये मारा। अच्छा, प्रशांत भाई भी जी, प्रशांत भाई स्वागत है आपका। आता हूं सुशील सर से, जरा एक दो सवाल कर लेते हैं, आते हैं आपके पास। सुशील सर, ये जो 2 सीटें दी गई हैं यूपी में, आपको लगता है परफेक्ट है ये जो सीट शेयरिंग तय हुई है, 2 सीटों पर कांग्रेस और 7 पर सपा? और गाजियाबाद और खैर पर जरूर आपकी नजर चाहेंगे कि ये दोनों या फिर कुछ और हो सकती थी? प्रशांत प्रशांत हंस रहे
और प्रसाद को हौसला भी चाहिए, कुछ भरा है अंदर, अभी निकलेगा। देखो अगर 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 मिल्कीपुर भी हो रहा होता तो इस समय 8 सीटें लड़ रही होती सपा। मिल्कीपुर तो हमारे धरती पे कोई कह ही नहीं सकता कोई बड़े से बड़ा पुरस्कार कि वो मिल्कीपुर कांग्रेस को दे दी जाती है। लाख अविनाश पांडे जी कहते, लाख अजय राय जी कहते, कोई कहता। तो अब मुझे लगता है इससे अच्छी शेयरिंग क्या हो सकती है। और अखिलेश यादव ने जैसा त्याग हरियाणा में किया था, उससे अच्छा त्याग उन्होंने उत्तर प्रदेश में कर दिया। इससे अच्छा क्या क्या हो सकता है कि अपना जो भी 1% 2% वोट है, और जो एक सिंबल होता है राहुल गांधी का मोहब्बत की दुकान का, वो भी उन्होंने ले लिया कांग्रेस के नाम पे, और 2% 1% जो भी वोट है वो भी उन्होंने उसको शेयर कर लिया। और भी और समाज में और राजनीतिक हलकों में ये भी हो गया कि अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया, जो दिल हुड्डा नहीं दिखा पाए थे हरियाणा में, जिसके नाते वो पॉइंट कुछ % से हार गए। अगर यही बड़ा दिल दिखा दिया होता हरियाणा में हुड्डा ने, तो शायद आज ये स्थितियां वहां पर दूसरी होती, क्योंकि अहिरवाल सीट जहां पर 12 सीटों में और 12 की 12 जहां बीजेपी जीती है, वहां पर अगर अखिलेश यादव जैसे ये महाराष्ट्र तो बहुत दूर है, मगर कल्चर ही दूसरा है। यहाँ तो बगल में ही थे एकदम। आपने गुड़गांव गरियाबाद वो पार किया, गुड़गांव हरियाणा शुरू हो गया। तो यहाँ तो बिल्कुल लगे हुए थे। अगर 4 मालाएं पहनवा देते हुड्डा या कांग्रेस के लोग अहम हटा के, तो मुझे लगता है कि कुछ स्थितियां आज दूसरी होती जो नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ये अखिलेश यादव ने बड़ा, इसे ही कहते हैं ना, तभी तो इसे ही कहते हैं कि समझदारी भरा फैसला। और मैं अखिलेश यादव ज्यादा उनके सलाहकारों को, जिनको आजकल वो इनको समझ रहे हैं, उनकी मैं साधुवाद देता हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी राय दे रहे हैं। अब प्रशांत भाई, ये यूपी में त्याग, हरियाणा में त्याग जैसा सुशील सर बता रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जिस मूव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिस आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, कम से कम ये तो समझ में आ गया है कि वहां पर ये त्याग नहीं चलेगा, ये त्याग वाली बात नहीं है। अब आप हरियाणा हार गए हैं, महाराष्ट्र में हमें अपनी तरीके से करने दीजिए और हमें सीटें दीजिए गठबंधन में, इस बात पर अड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, कल उन्होंने मालेगांव में भी यही बात बोली, और आज वो धूले पहुंचे थे वहां, उन्होंने आज और ज्यादा तल्ख और साफ लफ्जों में यही बात बोली कि आप हरियाणा में धोखा खा चुके हैं, हरियाणा आप हार चुके हैं, इसलिए ठीक है आपका दर्जा बड़े भाई का रहेगा, लेकिन कम से कम जो छोटे भाई हैं महाराष्ट्र में, उनको भी साथ लीजिए। और इसीलिए उन्होंने बार बार इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है हम लोगों को महासतर्क रहना पड़ेगा। और महासतर्क रहने की जब बात वो कहते हैं, तो उसमें एक आप समझ लीजिए एक साइलेंट वर्ड रहता है कि आपने हरियाणा में आप सतर्क नहीं थे, हरियाणा में आपने साथ नहीं लिया, इसलिए आप रह गए। और अगर आप देखिए हरियाणा में, अगर आप आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 1.8% समथिंग है, वो मिला लीजिए, और अहीरवाल जो रीजन था जिसमें लगभग 18 से 20 सीटें आती हैं, और वहां अगर 2-4 सीटें ये दे देते वहां पर अखिलेश यादव को, तो एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा ये सेटबैक साबित होता, और यहीं से कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती थी। और यही बात बार बार अखिलेश यादव अपनी बात में कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोट अनकोट कर रहे हैं एक तरीके से कि आप हमको सम्मान दीजिए। लेकिन जब देखिए अबू आजमी ने 2 दिन पहले, अखिलेश यादव जी के दौरे के 2 दिन पहले, एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि 260 के आसपास सीटों का आपने बंटवारा कर लिया 288 में से आपस में, और छोटे दलों को आपने एक बार भी नहीं बुलाया। अबू आजमी कह रहे हमको एक बार बुलाया गया और सिर्फ 5 मिनट हमको दिया गया अपनी बात रखने के लिए। जो जानकारी है वो ये है कि 22 सीटें चिन्हित की थी समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में, और 22 की सूची थमा दी थी, कहा था कि ये ले लीजिए आप सूची, इसमें से 12 हमको दे दीजिए कोई। लेकिन आज देखिए अखिलेश यादव का बड़प्पन देखिए, आज धूले में अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि ठीक है हमारी जो हमने लिस्ट दी थी वो तो दी ही थी, लेकिन कुछ सीटें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके मायने आप समझिए कि अखिलेश यादव 12 से नीचे भी सेक्रीफाई करने के लिए तैयार हैं। अब अगर उस पर भी नहीं मानेंगे तो फिर धोखा खा जाएंगे, क्योंकि अबू आजमी कह चुके हैं कि अगर आपने हमको सम्मानजनक सीटें नहीं दी, तो फिर अगर वोट बंटता है महाविकास अघाड़ी का, तो उसके लिए गठबंधन जिम्मेदार होगा, समाजवादी पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी। 4 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। देखिए
और जो 4 सीटें उसमें से 2 तो उनके मौजूदा विधायक हैं। एक मानखुर्द शिवाजी नगर, जहां से खुद अभी वो विधायक हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी। एक भिवंडी ईस्ट, वहां से उनके रईस शेख जो विधायक हैं। भिवंडी वेस्ट, और इसके अलावा धूले, जहां आज अखिलेश यादव गए थे। इन पर एक तरीके से उन्होंने अपनी सीटें जो है घोषित कर दी। अच्छा, मामला जानते हैं क्या फंसा हुआ है? मामला फंसा हुआ है, जलगांव की एक सीट है रावेर और एक अमरावती की सीट है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हुए हैं। समाजवादी पार्टी अपना दावा ठोक रही है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हमको ये दोनों सीटें दे दीजिए आप। और जो मेरे सोर्सेस कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, हमारे तमाम सारे साथी हैं जो अभी इलेक्टोरल वहां पर बहुत ग्रासरूट लेवल पर काम कर रहे हैं, जहां पर नीचे लेवल पर जब मामला फंसता है, मैं वहां की आप बात बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी इसीलिए कह रही है कि वहां पर जो संख्या है, जो लोग हैं, एक तो वो नॉर्थ इंडियंस हैं, ज्यादातर उत्तर भारतीय लोग हैं वहां पर, और दूसरा समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी से वो इंटैक्ट है पहले से। इसलिए कांग्रेस का मेन मसला है। अच्छा, सुबह आज मुलाकात होनी थी महाराष्ट्र में शरद पवार से और उद्धव ठाकरे जी से अखिलेश यादव की। अब उस मुलाकात में क्या कुछ निकला है ये अभी खुलकर के सामने नहीं आया है, लेकिन संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं उद्धव ठाकरे, संबंध बहुत अच्छे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मुंबई रीजन की जो 36-37 विधानसभा सीटें हैं, उसमें अखिलेश यादव के लिए कुछ अच्छे फैसले हो सकते हैं गठबंधन में, ये मेरी जानकारी कह रही है। और दूसरा, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है मुंबई रीजन का, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए ये बड़ी उपजाऊ जमीन है। ये पूरा आप समझ लीजिए, पूरा उत्तर भारतीय यहाँ पर बसे हुए और मुस्लिम्स की तादाद यहाँ पर अच्छी खासी है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, इसमें से 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही, जो नाम दिया था उन पर असदुद्दीन ओवैसी के दोनों विधायक हैं। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा रोचक मामला होने जा रहा है। तो अब 12 सीटों पर अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव, नहीं लड़ेंगे, ये एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन 4 सीटें जो इन्होंने तय कर दी वो तो तय कर दी। और मेरी जो जानकारी है वो ये है कि कम से कम समाजवादी पार्टी अभी 2 सीटें और लेगी। 2 और लेगी, तो यानी 4 हैं और 2 और लेगी, तो यानी कि 6 सीटें हो जाएंगी आपकी जहां तक ये जानकारी और अंदर से खबरें निकल कर आ रही हैं। सुशील सर, आपको क्या लगता है? एक तो 4 सीटों पर यहाँ पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और अखिलेश यादव को साथ ना लेना क्या किसी तरह का कोई दिक्कत? इतनी बार वो इतने स्टेट में कह चुके हैं, मध्य प्रदेश का हाल हमने देखा, हरियाणा हमने देखा, जम्मू कश्मीर हमने देखा, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर गठबंधन में शामिल होना चाहिए और उनको सीटें देनी चाहिए, फैसला लेना चाहिए, या फिर नहीं ठीक है अलग अलग लड़ना चाहिए? नहीं, मैं पहले महाराष्ट्र पे बोलूं कि पहले उत्तर प्रदेश की 8-9 सीटों पे बोलूं, जो गिफ्ट दिया है कांग्रेस को सपा में, उस पे बोलूं? जी सर, महाराष्ट्र की चूंकि चर्चा हो रही है और प्रशांत भाई ने जितनी बातें बताई हैं, तो प्रशांत का आइडिया बिल्कुल ठीक है और मैं भी लगभग उसी आइडिया पे हूँ। तो नेशनल लेवल पर तो अभी मुसलमान देख रहा है वो कांग्रेस को, और वो उसका प्रेफरेंस मिल भी चुका हो। लेकिन अभी जो बाबा सिद्दीकी वाला हुआ है और जो बहराइच जैसे तमाम चीजें हैं, देखिए तुरंत खबर निकलती है और तुरंत ही परसेप्शन और नैरेटिव बदलते रहते हैं, प्लस माइनस होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव प्रेस्टीज नहीं बनाएंगे। अखिलेश यादव जिस रूप पे चल रहे हैं और आक्रामक नहीं है, मुझे लगता है कि वो 4 सीटें तो उन्होंने क्लियर कर ही दी। इसका मतलब कि चाहे राहुल गांधी से बात हुई हो, चाहे उद्धव से बात हुई हो, चाहे शरद पवार से बात हुई हो, चाहे जिससे भी बात हुई हो, मुझे लगता है कि ये उनको मालूम था और उनको कंसर्न थी कि आप जाइए 4 सीटें तो आई हैं, 12 मांगी हैं। तो होता ही होता है कि सभी जानते हैं कि 12 की जगह पर अगर आधी 50%, तो राजनीति में 50% बहुत मायने रखता है। जैसे अभी बात हो रही थी हरियाणा की, अगर सुशील गुप्ता हरियाणा में, आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता को 1 सीट, वो 8, 4, 5 मांग रहे थे, संजय सिंह 5 सीटें मांग रहे थे। अंत में बात यह आई कि मेरा वीटो जो है वो उस पे है, सुशील गुप्ता पे, उस पे भी भाई लोग इग्नोर कर दिए। तो अखिलेश यादव ने वीटो नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने बता दिया कि जलगांव और एक दूसरी जो सीट है, तो मुझे लगता है कि जो भी सीटें हैं 6 और 7 सीटों पर इनको कहीं ना कहीं इनका एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये तो 4 सीटें मान ही लीजिए और 7 सीटों तक का मुझे इनको फाइनल वो लग रहा है। और क्योंकि इससे फायदा महायुति को मिल रहा है, इससे फायदा जो फायदा AIM का जो नहीं, वो अलग उसकी दुकान है,
अब ये दुकानें बंद हो रही है, जैसे भाजपा की दुकान बंद हो रही है, लगभग बंद हो गई, आकाश आनंद कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर दिल्ली, अगर महाराष्ट्र में भी इसको भी जोड़ लिया जाए तो ये कॉर्नर बसपा वाला भी अखिलेश यादव के पास ज्यादा नजदीक है, ज्यादा नजदीक है। वहां पर ऐसा कोई और भी पर्सनालिटी टिक नहीं रही है। वो जो वहां पर दलित लीडर है वो तो तमाम लोग वहीं, और वो उसमें बीजेपी में भी है। तो मुझे कहने का, मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव यहाँ पर प्लस होके लौटेंगे इस गठबंधन से, और कहीं पर मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। जो इनको 7 सीटें या 6 सीटें तो लगभग कन्फर्म ही है, और ये इनको मालूम हो चुका है। और जो थोड़ा बहुत होगा वो आज जो इनकी वो बात हुई है, जो कटसी काल हुई है, या जो इनकी स्वजन सद्भावना बैठ हुई है, उसमें मुझे लगता है अभी तक सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा, 2 सीटें इनकी विधायक की हैं ही हैं, और मालेगांव वाला तो आप जानते हैं, मालेगांव तो विवादित सीट हमेशा रही है, ब्लास्ट से लेकर तमाम से लेकर, और वोट परसेंटेज के हिसाब से भी ये सपा के नजदीक आती है सीट। अच्छा, मुझे लगता है रियाज आजमी भी अबू आजमी के रिश्तेदार या कुछ पारिवारिक ही होना चाहिए। मुझे लग रहा है, मुझे ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि आजमी लिखा हुआ और अध्यक्ष है, वो भी चाहेंगे कि हमारे परिवार का आजकल ये वो चल चुका है, चलन चल चुका है। तो अभी आप ये लोग बता दीजिए कि वो उनकी लड़का है, लड़की है, या रिश्तेदार है, कोई ना कोई होगा जरूर, आप तय मान लीजिए। तो नहीं सर, ये वहां तो पर घोषित तथ्य है कि 60% से ज्यादा पॉलिटिशियन तो है ही है पारिवारिक संसद में, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो होगा ही होगा। होगा। और प्रशांत, दूसरा मैं अबू इसको ठीक मानता हूँ, मैं इसको ठीक मानता हूँ। पॉलिटिकल लोगों के साथ अगर ये रिश्तेदारी सब आती है तो इसको कहीं, मैं इसको 1% भी गलत नहीं मानता हूँ। हाँ, ठीक बात। धकेल के न लाया जाए। अगर लड़के बाप का लड़का थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता है, हाथ पैर जनता में जोड़ता रहता है, और बहुत ज्यादा वो गुंडाई रंगबाजी या वो चीज नहीं करता है, उसके हालचाल थोड़ा सा ठीक है, करेक्टर ठीक है, तो मुझे लगता है आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? आपका ये प्रोफेशन, ये पॉलिटिक्स ऑफ प्रोफेशन है। और आदरणीय शास्त्री जी वाला वो नहीं है कि वो क्या अपना गाड़ी भी जो है वो दिखाते थे कि इसको माइलेज हमारा हमारा प्राइवेट के लिए लिखना, अगर हम करके जा रहे हैं तो वो चीजें नहीं गई। मदनराव सिंधिया वाला वो चीज अब नहीं है कि गाड़ी लड़ी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब तो वो रील बनाते हैं रेल मंत्री, तो अब वो है ही नहीं। तो मैं इसको बिल्कुल क्लियर मानता हूँ कि अगर पॉलिटिकल उसमें परिवार से बल के आते हैं, बच्चे आते हैं, कोई आता है, तो उनको जो है रहना चाहिए। तो रहना चाहिए। और लेकिन ये गठबंधन भारी पड़ेगा, महायुति का गठबंधन मुझे लगता है 1 to 1, क्योंकि वहां पर शिंदे पकड़ नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं शिंदे, सुशील शिंदे हो, तो वो क्या नाम शिंदे, अरे शिंदे जो अभी सीएम है, वो अध्यक्ष, वो सीएम तो बन गए, लेकिन मुझे नहीं पड़ रहा है कि वो पॉलिटिक्स को इतना ज्यादा पकड़ पाए हैं, कि वहां पर उनसे ज्यादा सीनियर लोग बीएसपी के उनके ऊपर बैठे हुए हैं। भले ही साइडलाइन है, भले ही नंबर 2 है, नंबर 3 है, लेकिन है, उनकी एंट्री बहुत जबरदस्त है। तो अखिलेश यादव की एंट्री ठीक ठाक हुई है, और देखिए नेशनल लेवल पे अखिलेश यादव नंबर 3 आ गए हैं। उनका एक पूरा प्रयास इस बात के लिए है कि अब वो नेशनल पार्टी बने। नेशनल पार्टी बनने का ही उनका सारे कार्यक्रम है, और उसी लिए वो सक्सेस भी हो रहे हैं, और आगे भी सक्सेस हो गए, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा सर, ये अब 2 सीटों पर जो आप कह रहे थे कि 7 सीटों का और 2 सीटों का कुछ समीकरण समझाना चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। इसको कैसे देखते हैं? बहुत लोगों ने कहा कि कोई गठबंधन नहीं होगा, इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, अखिलेश यादव नाराज हो गए हैं, हरियाणा में इनको साधा नहीं है, इस वजह से अकेले लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा भी होता है अनुज कि कभी कभी जब कोई बड़ा सीट पे लड़ा जाता है, बड़े लोग लड़ते हैं, तो जो और पार्टियां होती हैं, रायबरेली पे सोनिया गांधी के खिलाफ सपा ने कभी टिकट नहीं दिया। लखनऊ में भी ये माना जाता है कि आदरणीय राजनाथ जी के जो है सामने ऐसे ही टिकट दे दी जाते हैं, तो ठीक है। ऐसी तमाम सीटों पर ऐसा होता है। तो ये मान लो कि ये दोनों सीटें इनको खैरात में या प्यार में या मोहब्बत में, या ठीक है वो गठबंधन है और मोहब्बत की दुकान है, दे दी है। वरना कांग्रेस का उन दोनों सीटों पर क्या लेना देना? कांग्रेस का इन दोनों सीटों पर क्या लेना देना? गाजियाबाद में चौथे नंबर पे थी, शायद कुछ ही हजार वोट में थी, शायद उसमें डबल भी उसमें नहीं थी, 10,000। और ऐसे ही खैर में था। खैर में आपकी कांग्रेस, वो गाजियाबाद में कांग्रेस, बीजेपी कितना जबरदस्त जीती थी। नंबर और से बहुत कम वोट पे सपा थी, बहुत कम वोट पे, और बहुत कम वोट पे बसपा थी। तो अब उस पे कोई सोचे कि एकदम मिरेकल हो जाएगा, कि वो कांग्रेस एकदम से आपात आ जाएगी, क्या हो जाएगा? तो अब देखते हैं, तो बाकी प्रसाद बताएंगे। और खैर की भी जो जो पश्चिम की सीट है, वो कांग्रेस माइंडेड सीट तो है नहीं। वो तो आरएलडी और जाट वाली तो सीट है,
और वहां भी आप कहीं पर नहीं थे, वहां पर वो आरएलडी थी, सपा थी और बीजेपी थी। तो ये दोनों सीटें मिल गई हैं। गठबंधन में 5 मांग रहे थे, 2 मिल गई, मांग तो ज्यादा रहे थे। 5 मांग रहे थे, 5 में 2 मिल गई, और 2 बिना मांगे भी मिल गई, मान लो। ना भी देते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हरियाणा वाला वो सामने था। लेकिन चलिए ठीक है, मैंने शुरू में कहा कि इसी बहाने एक टैग लग गया गठबंधन का। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ ज्यादा हो जाएगा। और फिर जो रिजल्ट है उसी हिसाब से सोच लो आप रिजल्ट। किसी 2 सीटें तो यही मान के चलिए कि ये तो प्लस अपर हैंड बीजेपी रहेगी इन दोनों सीटों को। अच्छा, हाँ प्रशांत जी, पश्चिम की राजनीति की अगर हम बात करें तो मीरापुर, खैर और उधर गाजियाबाद, जयंत चौधरी का कोई असर पड़ता दिखाई देगा क्या? 2 सीटें कांग्रेस लड़ रही है वहां से। मैं आपको बताऊं, अभी परसों की बात है, जयंत चौधरी की पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग गया था और कह रहा था कि मीरापुर में चुनाव टाल दीजिए सर। कहा कि चुनाव जो है वो टाल दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा स्नान होने वाला है और 15 तारीख को ये कार्यक्रम है, तो चुनाव जो है टाल दीजिए। 13 तारीख को चुनाव है। देखिए, मीरापुर की जो स्थिति बन रही है ना, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर चंदन चौहान विधायक थे। चंदन चौहान की एक उस सीट पर लेगेसी रही है। आप देखिए, उनके दादाजी से लेकर के उनके पिताजी, फिर चंदन चौहान, और अब वो अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। जयंत चौधरी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि वहां से 28 दावेदार हैं टोटल, और नॉमिनेशन की तारीख आ रही है। आरएलडी से 28 है, और 28 में कौन कौन है? जिलाध्यक्ष हैं, खुद चंदन चौहान है, अपनी पत्नी उनकी याशिका चौहान, उनको उतारना चाह रहे हैं वो जिलाध्यक्ष वहां के। आरएलडी के जो महासचिव, प्रदेश महासचिव, वो, इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष मुजफ्फरनगर के वो, एक और हैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए थे हाल फिलहाल में, पूर्व सांसद, वो कह रहे हैं कि हमको आरएलडी से लड़वा दीजिए। तो बहुत बड़े बड़े कद्दावर दावेदार हैं, छोटे मोटे नहीं है। मतलब जिला पंचायत सदस्य से लेकर के पूर्व सांसद तक के दावेदार हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती तो जयंत चौधरी के लिए यही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से वहां पर अखिलेश यादव ने कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया, सुम्बुल राणा देखिए 2 परिवारों की लेगेसी लेकर के चल रही हैं। बाबू मुनकाद अली की बेटी हैं, और मुनकाद अली पश्चिम का बड़ा नाम है, बहुजन समाज पार्टी के भीतर बड़ा नाम है वो। और जिनकी वो पुत्रवधू हैं वो भी बहुजन समाज पार्टी में लंबे वक्त तक रहे, और वो तो आरएलडी से विधायक भी रहे 2002 में। हाँ, तो आप ये समझिए कि अखिलेश यादव ने एक तो एसपी का जो कैडर है उसको साधने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर 20% के आसपास एससी वोटर बताए जा रहे हैं। 20% एससी और 38% मुस्लिम, और 38% मुस्लिम में सपा बसपा ने ऑलरेडी मुस्लिम कैंडिडेट वहां पर उतार दिया। और जयंत चौधरी के आप डेलीगेशन जो चुनाव आयोग गया, उससे आप ये अंदाजा लगाइए, ये सिर्फ मामला किसी मेले का नहीं है। ये इस बात का डर है कि कहीं हमारा, हमसे जो है, जो हिंदू वोटर है, वो उसका वोटिंग परसेंटेज डाउन ना हो जाए। अगर वो डाउन हो गया तो मुस्लिम तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को वोट नहीं देता है। और समाजवादी पार्टी ने पहले से सारे गुटी अपनी फिट कर रखी है। भाई, दलित बैकग्राउंड के व्यक्ति को, मुस्लिम व्यक्ति को कैंडिडेट को टिकट दिया, वो भी महिला। तो समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से अपना जो कील कांटे हैं वो पूरी तरीके से दुरुस्त कर रखे हैं। अपर एज में, अभी की स्थिति में अपर एज में समाजवादी पार्टी है, क्योंकि एक तो जयंत चौधरी की जो पार्टी के भीतर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो इनफाइटिंग दिखेगी, उससे सबसे पहले उनको निपटना होगा। और दूसरा सबसे बड़ा कि उनको कंसोलिडेट करना होगा भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के वोटर को एक साथ। ये 2 चुनौती हैं जयंत चौधरी के सामने। तो इतना आसान नहीं होगा इस बार। पिछली बार चंदन चौहान जीते थे क्योंकि समाजवादी पार्टी साथ में थी, वो 37 वर्सेस 38 का कॉम्बिनेशन बना था। 37% उस सीट पर ओबीसी वोटर बताए जाते हैं। ठीक बात है। सुशील सर, आखिर में आपसे एक सवाल, क्या लोग कई बार ये सवाल कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं कि 24 में तो अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला चल गया,
चलिए, वो लोकसभा चुनाव था, देश का चुनाव था, संविधान का नारा दिया गया कि संविधान बदल देंगे भारतीय जनता पार्टी। बहुत एक अलग ही वेव बन गई और अलग ही हवा बन गई। क्या उपचुनाव में ये पीडीए का फॉर्मूला सेट होता कहीं दिखाई देता है आपको? पीडीए का फार्मूला इसे कहते हैं ना, ऐसा चल रहा है इनके लिए, इनकी मुकद्दर में बैठ गया है। जो मैंने कहा ना, समय होता है। अखिलेश यादव की किस्मत में पीडीए बैठ गया है। ये पीडीए तो इनको एकदम नहीं कहते, एकदम रेस का घोड़ा बना दिया है। जो सपा को पीडीए ने ही रेस का घोड़ा बना दिया, जो बम्बई और मालेगांव और भिवंडी और जलगांव और 7 सीटों तक वो मार हो रही है। ये ऐसा सेट फार्मूला बैठा है कि जो फिजिक्स के कई फार्मूले होते हैं, जो बीजगणित के कई फार्मूले होते हैं, उससे ज्यादा अच्छा सेट बैठ गया। तो आप देखिए, बहराइच वाला जो कांड हुआ, बहराइच वाला सबने देखा, उस पर क्या वो चर्चा करा जाए। बहराइच वाले कांड में बहुत सफल नहीं हुई है बीजेपी। अब दंगा किसने कराया, क्यों हुआ, क्या हुआ, सबको सब मालूम चल गया है। और ये हम नहीं कहते कि कौन उसमें इन्वॉल्व है, कौन नहीं है, लेकिन बहुत सफल नहीं हुआ है मामला। अब टूट फोड़ जो भी हो, और ये सब कुछ कहीं ना कहीं पीडीए के उसमें आएगा। जो अलग हट के आएगा वो पीडीए को प्लस होगा। वो पीडीए भाई, ये जो हमारी आपकी बहस बात हुई इस पे, मिल्कीपुर क्यों वो किया गया, मालूम था। और मिल्कीपुर अपने आप में फिर मैसेज देता पूरा। लेकिन जो अभी जिस हिसाब से टिकट दिए हैं अखिलेश यादव ने, अभी तक बीजेपी ने टिकट नहीं दिए, अभी तक टिकट नहीं दिए। और जिस हिसाब से टिकट दिए, जबकि बीजेपी के 30 मंत्री, प्रधानमंत्री, ये मंत्री, संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, दो डिप्टी सीएम, खुद सीएम, उसके बाद भी अभी तक क्लियर नहीं है। उसके बाद भी ये कब से आएगा। अरे भाई, बात हो रही है, उधर बात होते होते मेहराजुद्दीन अरेल्डी वाले जो वरिष्ठ नेता थे, आज वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए। तो वो पश्चिम में असर नहीं पड़ेगा इस बात पर। और चंदन चौहान के अलावा अगर कोई और को टिकट दिया, तो शंभू राणा इतना मजबूत कैंडिडेट है कि इनको दिक्कत हो जाएगी। इनको, क्योंकि ये बात सच है। नंबर 2 पे ये थी आपकी मीरापुर में बीजेपी, हालांकि अंतर बहुत था, और नंबर 3 पे बीएसपी थी। तो ये चीजें, अच्छा, बीएसपी अब इस पूरे उपचुनाव में कहीं नहीं है, ये और आप लिख लीजिए इसको, अब पूरे चुनाव में नहीं है। ये सीधे सीधे चुनाव होगा, गठबंधन हो इसमें। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अपर हैंड में अखिलेश यादव का पीडीए अपर हैंड में बहुत है। इन 8 सीटों पर बहुत अपर हैंड में, आप जान लीजिए 9 सीटों पर। भले ही 2 सीटें इन्होंने दे दी गाजियाबाद को, खैर की, उसके बाद भी पीडीए बहुत अपर हैंड है। अब इसके बाद ये लोग कौन सा बड़े टिकट लाते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है क्या हुआ। लेकिन पीडीए इंटैक्ट है। पीडीए में कहीं कोई अभी कोई नहीं है, अभी कोई नहीं, बढ़ ही रहा है। पीडीए बढ़ ही रहा है, कमजोर नहीं हो रहा। क्योंकि पीडीए को भी एक लीडर चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य गायब हो गए, राजभर रिरिया रहे हैं, निषाद रिरिया रहे हैं, पल्लवी पटेल कंफ्यूजन में है। आप पश्चिम गाजियाबाद से लेके और देवरिया तक उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड नेता जितने दिखते सोकाल, वो सब बैकड्राफ्ट में है। और साफ खुल के आ गए हैं अखिलेश यादव। तो कहीं ना कहीं जो वोटर होता है, वो अपने आप को सेट करता है। वो वोटर सेट हो रहा है। जैसे मुलायम सिंह जी के समय पर सपा का वोटर सेट है, मुसलमान का वोटर सेट। हाँ, पीडीए पर कॉपीराइट हो गया अखिलेश यादव का। कोई और अगर इसको उठाए, हाँ, हो गया। यही ऊर्जा है। ये जो भीड़ देख रहे हैं आप महाराष्ट्र में, जो भीड़ देख रहे हैं आप बरसात में छाता लगाए, ये पीडीए के वोटर हैं। ये पीडीए जो अलग से दिखते हैं, पीडीए ने जो अभी जो किया भाई, 36 सीटें लोकसभा में उत्तर प्रदेश से लाना कोई मजाक थोड़ी है। 80 में 80 मांग रहे थे, 80। आप पॉलिटिकल जरा एनालिसिस करिए, 36 सीटें। अरे हम कहते हैं कि 5 आ जाती, 5 तो थी और 6 आ जाती, तो उसमें भी अखिलेश यादव लहाल उठ हो जाते। प्लस है। वहां तो बिल्कुल वो कौन कारू का खजाना खुल गया। तो इससे बड़ा और क्या आप उनके पास, आपके पास देखिए, प्रमाण ही तो होता है ना, प्रूफ होता है ना, कि प्रूफ कर दिया। तो पॉलिटिक्स के वोटरों ने पीडीए को प्रूव कर दिया, इसलिए वो लालूट है, इसलिए उनकी ऊर्जा है, इसलिए आक्रामक भी है, विनम्र भी है, और पॉलिटिकल सोच। अच्छा, दूसरा क्या होता है, जब चीजें अपने हिसाब से होने लगती हैं, तो सोच भी उस हिसाब से खुलने लगती है। जब चीजें अच्छी लगती है, तो सब चीजें फिर वो सब बातें फिर बनने लगती है। फिर जब समय ठीक होता है, तो सब बनने लगती है। फिर हमें आपकी मुस्कान भी अच्छी लगती है। फिर अब इस समय आप भाजपा से पूछिए कि अनुज मुस्कुरा रहे हैं, तो कहेंगे हमको चिढ़ा रहे हैं, किसी ये कर रहे हैं।
जब चीजें हाँ, चीजें जब पॉजिटिव होती है तो मुस्कान भी अच्छी लगती है, चीजें जब निगेटिव होती हैं तो मुस्कान भी लगता है कि चिढ़ा रहे हैं, किसी आ रहे हैं, जान लीजिए आप। ठीक बात है सर, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है सर। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपने समय निकाला प्रशांत भाई, बहुत शुक्रिया। देखना होगा राजनीति में आगे क्या कुछ होता है। अखिलेश यादव जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो ऐसी स्पीड बरकरार रख पाएंगे, देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया।